Good morning, students. How are you? I hope you all are well. So today we start our history, chapter 2. Our chapter is from trade to territory. The company establishes power. आपको लग रहा होगा कंपनी है क्या, आखिर कौन सी कंपनी है? तो आप जान लो, ईस्ट इंडिया कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन से आती है, जो लंदन से आती है, आने के बाद इंडिया के ऊपर अपने पावर को स्टैब्लिश करती है। मगर वो जब आती है तो वो एक ट्रेड कंपनी के रूप में इंडिया के अंदर में इंट्रेंस पाती है और फिर बाद में हो जाकर के एक टेरिटोरी के रूप में, एक साम्राज्य के रूप में अपने पावर को स्टैब्लिश करती है। तो इस बीच में उसे क्या क्या करना पड़ता है, कैसे वो सारा कुछ कर पाती है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो। सो हम लोग को इसमें जानना है कि किस प्रकार वो अपने पावर को कैसे कर पाती है, उसमें क्या कंडीशंस थे। हम लोग को जानना है कि बिफोर ब्रिटिशर्स इन इंडिया मुगल रूलर्स, मुगल जो थे वो रूलर्स थे, और मुगल का सबसे मजबूत जो पॉलिटिकल आपका जो मजबूत जो पावरफुल रूलर था वो था औरंगजेब। और औरंगजेब का जो डेथ होता है वो 1707 में होता है, और उसने ये एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटोरी दैट इज नोन एज इंडिया। वो सबसे ज्यादा एरिया पे भारत के उसने अपने मतलब उसने कंक्यूर हासिल किया था, उसने विजय हासिल किया था, और उसके अंडर में 21 रीजनल किंगडम्स थे, 21 रीजनल किंगडम्स थे। So after his death in 1707, many Mughal governors, subedars and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. उसकी मृत्यु जब हो जाती है उसके बाद जो आपके रीजनल किंगडम्स थे, जो रीजनल किंगडम्स आपके जो मुगल बादशाह थे, जो मुगल रूलर्स थे, उसके वो लोग अंडर में थे, वो इनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहां काम करते थे। वो तमाम लोग अपने आप को इंडिपेंडेंस करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सेंटर में जो पावरफुल रूलर्स थे वो अब नहीं आ रहे थे मुगल एम्पायर का। तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंस करना स्टार्ट कर दिए, अपने पावर को दिखाना स्टार्ट कर दिए, अपने ऑथोरिटी को दिखाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। सो और उसमें समस्या ये थी कि एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत के जितने भी आपके पार्ट्स थे, जितने भी हिस्से थे, उसमें ऐसे ऐसे रीजनल किंगडम्स जो है वो प्रभाव में आ गए। चाहे हैदराबाद के निजाम हो, चाहे आपके पंजाब के शासक हो, या आपके बंगाल के शासक हो, बहुत से ऐसे आपके क्षेत्रीय जो किंगडम्स थे वो अपने आप को स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिए, और मुगल के जो अंडर में थे उस अंडर से अपने आप को मतलब अलग करना स्टार्ट कर दिया। मतलब एक बस एक फॉर्मेलिटी जो थी वो उनके पास रह गई मुगल बादशाह को लेकर के, बाद बाकी वो अपने आप को सारा डिसीजन लेने के लिए अपने आप को इंडिपेंडेंस हो गया, वो स्वतंत्र हो गए। तो उस समय ऐसा होता है कि दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। जब ऐसा सिस्टम हो गया तो दिल्ली का जो एक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण स्थान था, महत्वपूर्ण प्लेस था, वो धीरे धीरे कम हो गया वहां पे। ठीक है। सो हम लोग देखते हैं कि बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, however a new power was emerging on the political horizon, the British। हम लोग देखना है कि जो 18th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ है, आप जान रहे हैं कि 18th सेंचुरी में 1757 में आपका बैटल ऑफ पलासी होता है, फिर बैटल ऑफ बक्सर होता है। उसके बाद अंग्रेज जो है, जो ब्रिटिशर्स है, दे कम टू पावर, वो पावर में आ जाते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर जो पॉलिटिकल आपका जो सिस्टम था भारत के अंदर में, उस पॉलिटिकल हॉरिजन पे वो जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक क्षितिज था, राजनीतिक आकाश था, उसके ऊपर एक मतलब अपनी धमक देते हैं। अपने आप को स्थापित करने का वो प्रयास करते हैं, वो बिल्कुल मतलब अपने आप को सेट करते हैं। तो एक ऐसा समय आता है 18th सेंचुरी का सेकेंड हाफ के बाद के जो समय होता है, उस समय आपका ये ब्रिटिशर्स जो है वो पावर के रूप में आते हैं। सो डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वे आर रिलोकेटेड टू एक्वायर टेरिटरीज। आप जानते हैं कि ब्रिटिश जो थे एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के रूप में भारत के अंदर में आए थे, एक छोटा व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे। उन्हें सब व्यापार करना था भारत के अंदर आकर के। यहाँ जो गुड्स थे, उस गुड्स को खरीद करके यूरोप के मार्केट्स में, ब्रिटेन के मार्केट में और तमाम जगह जहां पे गुड्स की डिमांड थी उसको वहां बेचना था। बस एक मर्चेंट, एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में वो लोग भारत के अंदर में आए थे। और शुरुआती दौर में उनका यह इच्छा भी नहीं था, वो रिलक्टेंट करते थे, इच्छुक थे कि वो नए क्षेत्रों को या जो क्षेत्र है उनके ऊपर कब्जा जमाए, अपने आप को एक पॉलिटिकल पावर के रूप में एस्टैब्लिश करे। हाउ देन डिड दे कम टू बी अ मास्टर ऑफ वास्ट एम्पायर। मगर हम लोग को देखना है कि किस प्रकार एक ऐसी कंपनी जो एक ट्रेड के रूप में आती है और आने के बाद अपने आप को एक साम्राज्यवादी सरकार के रूप में स्थापित करती है, आखिर वो तमाम चीज कैसे करती है। जो शुरू में चाहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, फिर भी वो ऐसा करती है और पूरे इंडिया का स्वामी बन जाती है, पूरे इंडिया का वो मास्टर बन जाती है।
इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। इस चैप्टर में हम लोग को यही समझना है कि आखिर ये कैसे संभव हो पाता है कि एक ट्रेड कंपनी जो है वो अपने को टेरिटोरी के रूप में स्टैब्लिश करती है। तो इस टॉपिक इंट्रोडक्शन टॉपिक में बस यही है, इसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।